जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक मलयाला सस्पेंस थ्रिलर मूवी के बारे में जिसकी कहानी बहुत अच्छी है और ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें बहुत साल पहले हुआ इंसिडेंट दिखाया जाता है जहां मरिया नाम की एक लेडी अपने लोगों के साथ एक जगह पर जा रही होती है और ये लोग जंगल एरिया में आए होते हैं। उसके आदमी के पास दो लाशें होती हैं और उन लाशों को इन्होंने चादर से ढक रखा था। इनमें से एक लाश जॉन की होती है जो कि मारिया का बॉयफ्रेंड था और जो जॉन था वो एक लड़की के साथ मारिया को चीट कर रहा था और वो दूसरी लाश उस लड़की की ही होती है। मारिया ने इन दोनों को मार दिया था और अब इनकी लाश को वो ठिकाने लगाने आई थी। मारिया के आदमी उससे कहते हैं कि ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें यहाँ से तुरंत वापस चले जाना चाहिए। लेकिन मारिया उनकी बात को इग्नोर कर देती है और कहती है कि पहले इस लड़की की लाश को ठिकाने लगाओ। तो वो लोग उस लाश को एक बड़े से गड्ढे में डाल देते हैं। उसके बाद जब वो जॉन को लेने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जॉन अभी जिंदा है जो कि वहां से भाग निकला है। और ये सुनते ही मारिया तुरंत उसका पीछा करने लगती है उसे पकड़ने के लिए। तभी मारिया जॉन को पकड़ लेती है और उससे कहती है कि वो उसके पास आ जाए। और जॉन जब धीरे धीरे उसके पास आता है तो वो देखता है कि मारिया के हाथ में एक चाकू है, लेकिन अचानक से जॉन चाकू पकड़ लेता है और उसके पेट में घुसा देता है और मारिया दर्द से तड़पती रहती है। जॉन उससे कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा और ये कहकर वो तुरंत वहां से भाग निकलता है। उसके बाद हमें वो एरिया फिर से दिखाया जाता है जहाँ दलदल के अंदर से एक आदमी बाहर आता हुआ नजर आता है और वो पुलिस ड्रेस में मौजूद होता है। फिर हम एक और आदमी को देखते हैं जो कि जंगल में किसी को ढूंढने आया हुआ था, लेकिन वो किसको ढूंढ रहा था ये बिल्कुल भी नहीं पता था। फिर हम कडम्बन नाम के एक आदमी को देखते हैं और वो पेड़ों पे कुछ ड्राइंग बना रहा होता है। उसके बाद हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जो कि हंटिंग के लिए आए होते हैं और उनमें से एक लड़का बोलता है कि वहां से कुछ आ रहा है तो उसे शूट करो। अब ये देखकर एक लड़की वहां पर शूट करती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि दरअसल वहां पे एक पुलिस वाला है और उन्होंने गलती से पुलिस वाले को ही शूट कर दिया था। अब सब लोग ये देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि गलती से उन्होंने पुलिस वाले को मार दिया। जैसे ही वहां पर उसका खून गिरता है वैसे ही एक अजीब सी साउंड आने लगती है और सबके कान में दर्द होने लगता है, जैसे कि सब अपने कान पकड़ लेते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हम जुमोन नाम के एक आदमी को देखते हैं और दरअसल उसको ये सब सपना आया हुआ था। वो अचानक से उठ जाता है और नर्स उससे बोलती है कि डॉक्टर बुला रहे हैं। उसके बाद जुमोन अंदर जाता है और वो देखता है कि उसकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली है। वो डॉक्टर से पूछने आया होता है कि डिलीवरी कब होगी, तो डॉक्टर बोलती है कि 1 वीक के अंदर डिलीवरी हो जाएगी और तब तक तुम अपनी वाइफ का ध्यान रखो। प्रॉब्लम ये होती है कि दरअसल उसका ट्रांसफर किसी और जगह हो जाता है, इसलिए वो अपनी वाइफ के साथ इंपॉर्टेंट टाइम में नहीं रह पाता। उसकी वाइफ कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। और उन दोनों ने अपने घर वालों के अगेंस्ट शादी करी होती है, जिसकी वजह से उसके वाइफ के पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। वो कहता है कि मैं जल्दी ट्रांसफर लेकर वापस आ जाऊंगा। उसके बाद उसे तमिलनाडु बॉर्डर के पास एक स्टेशन में ट्रांसफर मिल जाता है और वो वहां पर चला जाता है। डॉक्टर ने उसे बोला था कि 1 वीक बाद ही डिलीवरी होगी, लेकिन तभी अचानक से उसे कॉल आता है कि उसकी वाइफ को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया है। तभी एक ड्राइवर अपनी जीप लेकर वहां से गुजर रहा होता है और जुम्मन तभी उस जीप के अंदर चढ़ जाता है। वो कॉल करके सिचुएशन जानने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। अब पास वाला आदमी बोलता है कि मेरे फोन से तुम उसे ट्राई करो और जब वो ट्राई करता है तो फाइनली उसे पता चलता है कि उसको एक बेटी पैदा हुई है। ये सुन के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जीप में सबको बताता है और तभी रास्ते में एक आदमी अचानक से जीप से टकरा जाता है। अब सब लोग उतर के देखते हैं तो पता चलता है कि वो एक पुलिस वाला है जिसके हाथ में वॉकी टॉकी है और ड्राइवर ये देखकर बोलता है कि छोड़ो यहाँ से, हमें चलना चाहिए। लेकिन जोमोन कहता है कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ, इसीलिए इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। अब सबकी मदद से वो उस पुलिस वाले को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं और जोमोन जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके फ्रेंड उसकी बेबी की फोटो भेजते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। तभी इंस्पेक्टर आता है और बोलता है कि पहले दिन ही उसने प्रॉब्लम फेस कर ली और वो जो इंजर्ड आदमी है दरअसल वो उनके स्टेशन का नहीं है। उसके बाद सभी चाय पीते हुए बात करने लगते हैं और जोमोन उन्हें अपनी स्टोरी बताता है कि उसके जो पिता थे वो भी एक पुलिस वाले ही थे और उसके पैदा होने से पहले ही वो मर गए थे। उनके डेथ के बाद से ही उसकी मदर मेंटली अनस्टेबल हो गई थी और उसकी वाइफ और न्यूबॉर्न बेबी को संभालने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वाइफ के घर वाले भी उससे बात नहीं करते। ये सुन के इंस्पेक्टर कहता है कि तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अब बेबी होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर स्टेशन में जेबी नाम का एक आदमी होता है जो कुछ लड़कों को पकड़ के उन्हें टॉर्चर कर रहा था और तभी कोई बोलता है कि दरअसल ये बड़े लोगों के बच्चे लग रहे हैं और जेबी उन्हें गुस्से में मार रहा है। तभी वहां पर इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है और लड़कों को चैलेंज करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उसके बाद जेबी उन्हें ज्यादा गुस्से में पीटने लगता है
और एक लड़का डर के जंगल की तरफ भाग निकलता है और जेबी उसका पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो कुछ देखता है जिससे कि वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां दरअसल एक बॉडी पड़ी होती है जो कि अभी मिट्टी से निकल कर आई थी। तभी इंस्पेक्टर आता है और जेबी को डांटता है और वो भी बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद वो उसे तुरंत फॉरेंसिक टीम को बुलाने के लिए बोलता है और कुछ लोगों को वहां छोड़ के बाकी सब वहां से निकल जाते हैं। फिर वो जेबी को बोलता है कि तू इतना गुस्सा क्यों करता है। तभी अचानक सीन कट होता है और हम स्टीफन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि जंगल में था और उसके पैर में चोट लगी होती है। वो वॉकी टॉकी से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और जो वॉकी टॉकी पहले एक्सीडेंट वाले पुलिस के पास थी वही इसके पास भी होती है। अब स्टीफन ऐसे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज मुझे आके बचा लो, क्योंकि मेरे पैर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अब इंस्पेक्टर सोचता है कि उसे जाके बचाना चाहिए या नहीं, लेकिन उसके साथ में जो जेबी होता है वो बोलता है कि सर उस एरिया में मत जाना, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वहां जाते ही अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तभी स्टीफन जो वहां पे फंसा हुआ होता है वो बोलता है कि सर मेरा बच्चा होने वाला है और उसे देखने के लिए मुझे जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जोमोन की भी ऐसे ही एक बेटी हुई थी, इसीलिए वो उस ऑफिसर की कंडीशन समझता है और वो उसकी हेल्प करना चाहता है। इसीलिए वो इंस्पेक्टर से कहता है कि सर चलो उसे बचाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और हमें प्रिजनर से भरी एक वैन दिखाई जाती है और पुलिस वाले उन्हें कहीं पर ले जा रहे थे, लेकिन तभी वो प्रिजनर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और वैन से उतर के भागने लगते हैं और पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। अब लगभग वहां पे 5 प्रिजनर्स होते हैं और 5 पुलिस वाले ही थे और वो प्रिजनर चुपके से उन पे अटैक करते हैं और एक पुलिस वाले को मार के वो लटका देते हैं। अब बाकी पुलिस वाले क्रिमिनल्स को ढूंढने लगते हैं और उनमें से वेलराज नाम का एक पुलिस वाला होता है जिसको इस एरिया के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होती है। वेलराज बोलता है कि ये एरिया बहुत ज्यादा डेंजरस है और यहाँ जो कोई भी आता है वो कभी वापस लौट के नहीं जाता, इसीलिए हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो अपने सीनियर स्टीफन को भी ये बात बोलता है और तभी अचानक उनके सामने एक कौवे की मूर्ति आ जाती है जो कि काफी अजीब होती है। स्टीफन उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता और उसे कहता है कि तू कैदियों को उधर ढूंढ और मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ देखने के लिए। अब वेलराज थोड़ी अलग साइड से जाता है और तभी 2 क्रिमिनल्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो हेल्प के लिए चिल्लाता है और स्टीफन तुरंत वहां पर आ जाता है और गन से वो एक आदमी को शूट कर देता है, जिससे कि गोली उसके शोल्डर पे लगती है और उसका खून बहने लगता है। और जैसे ही खून जमीन पे गिरता है वहां फिर से एक अजीब सी साउंड आने लगती है। ये सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अपने कान बंद कर लेते हैं। जो स्टीफन ने शूट किया था वो पैर में चोट खा के फंसा हुआ है और वो इंस्पेक्टर से बात कर रहा है। अब इंस्पेक्टर जोमोन और जेबी तुरंत जंगल के अंदर जाते हैं और उससे कम्युनिकेट करते हुए वो उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं। स्टीफन बोलता है कि मैं यहाँ पर हूँ और उन्हें डायरेक्शन देता रहता है और वो बोलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टैचू है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आ जाओ। उसके बाद ये लोग तमिलनाडु की पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और तभी अचानक इनका कॉल कनेक्ट हो जाता है और तभी ये लोग बताते हैं कि आपके पुलिस स्टेशन से स्टीफन नाम का एक बंदा यहाँ पर फंसा हुआ है। लेकिन तभी उधर से जवाब आता है कि दरअसल स्टीफन नाम का कोई भी बंदा हमारे यहाँ पे है ही नहीं और अगर जंगल से आपको ये सब आ रहा है तो आप तुरंत जंगल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब ये सुन के सभी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब वो लोग स्टीफन से पूछते हैं और कहते हैं कि तूने झूठ क्यों बोला, लेकिन स्टीफन का ये कहना था कि मैं उसी स्टेशन का हूँ और वो उन्हें अपनी डिटेल्स भी देता है। अब उसकी बात सुन के उन लोगों को लगता है कि शायद वो सच कह रहा है, इसीलिए वो फिर से तमिलनाडु पुलिस को कॉल करते हैं और स्टीफन के बताए हुए सारे डिटेल्स उसे बताते हैं। अब ये सुन के उधर वाला पुलिस वाला काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि दरअसल 30 साल पहले ऐसा इंसिडेंट हुआ था और स्टीफन नाम का आदमी यहाँ पे 30 साल पहले काम करता था जो कि अचानक से गायब हो गया था और उसकी टीम प्रिजनर्स को ले जा रही थी और जंगल में वो लोग मिसिंग हो गए थे। अब ये सुन के वो तीनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये भी बोलता है कि मैंने पहले ही मना किया था कि यहाँ पे आना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम लोगों को जो भी करना है आप कर सकते हो। उसके बाद जोमोन और इंस्पेक्टर स्टीफन से पूछते हैं कि आखिर तुम एग्जैक्ट कहाँ पर हो, तो स्टीफन बताता है कि यहाँ पर एक सबसे बड़ा पेड़ है और मैं उसी के नीचे हूँ। अब वो लोग उस बड़े से पेड़ को ढूंढ लेते हैं और उससे मिलने के लिए जाते हैं और वहां पे उन्हें स्टीफन मिलता है। वो स्टीफन से पूछते हैं कि आखिर ये कौन सा साल चल रहा है, तो स्टीफन उन्हें बताता है कि दरअसल ये 1990 साल है। ये सुन के वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वहां एक पुराना स्केलेटन उन्हें मिलता है जो कि 30 साल पुराना होता है। उधर हॉस्पिटल में जो इंजर्ड आदमी था उसकी फैमिली उससे मिलने आती है और इंस्पेक्टर ने एक असिस्टेंट को वहां पर छोड़ा होता है और असिस्टेंट कॉल करके बोलता है कि सर एक औरत आई है और पहले उसका हुलिया देख के लगा था कि वो माँ होगी, लेकिन दरअसल वो कह रही है कि वो वाइफ है।
वो लेडी लगभग 50 साल की है और जो इंजर्ड आदमी है वो 30 साल का लगता है। अब ये सब सुन के वो सभी शॉक हो जाते हैं और वो लेडी बोलती है कि मेरे पति 30 साल से गायब हो गए थे और शायद आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब ये सुन के असिस्टेंट शॉक हो जाता है कि 30 साल पहले गायब हुआ आदमी उसे कैसे मिल गया। वो उसका फोटो दिखाकर उसे कंफर्म करता है तो लड़का बोलता है कि ये मेरे पापा हैं और मैंने उन्हें असली में कभी देखा ही नहीं था, बल्कि सिर्फ फोटो में ही देखा था। अब ये सब सुन के सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और असिस्टेंट ये सारी बातें इंस्पेक्टर और जुमोन को बताता है, जिससे कि वो लोग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इधर फॉरेंसिक टीम को जंगल में जो बॉडी मिली थी वो उसे क्लीन करती है और उसके बाद वो पुलिस को दिखाती है। उस बॉडी को देखकर पुलिस वाले शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये बॉडी बिल्कुल जेबी जैसी लग रही है। इंस्पेक्टर बोलता है कि आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है, जेबी तो अभी यहीं पर था, तो आखिर उसकी लाश यहाँ पर कैसे मिल सकती है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि ये बॉडी जेबी की ही है। इधर इंस्पेक्टर और जुमोन सोचते हैं कि जेबी को कुछ होने वाला है और इधर सच में जेबी एक गड्ढे में गिर के फंस जाता है और हेल्प के लिए वो चिल्लाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर और जुमोन वहां पर आ जाते हैं और जुमोन अपना हाथ बढ़ाता है उसकी मदद के लिए, लेकिन जेबी डर के मारे उसका हाथ नहीं पकड़ता। लेकिन जेबी वहां पर किससे डर रहा था यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद इंस्पेक्टर उसे हाथ देता है तो जेबी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ तुरंत कट हो जाता है और उसका खून निकलने लगता है। अब जैसे ही उसका खून नीचे गिरता है वैसे ही वो अजीब साउंड फिर से आने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग अपना कान बंद कर लेते हैं। तभी अचानक जुमोन देखता है कि वो एक अलग जगह पहुंच गया है और स्टार्टिंग में जो मारिया वाला सीन था वो उस टाइम पे चला गया था। वो सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। उसके बाद फिर से वो एक और जगह शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की होती है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई। तो लड़की बोलती है कि मैं अपने भाई को ढूंढने आई हूँ। जुमोन बोलता है कि तुम यहीं पर रहो, मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। और फिर वो इंस्पेक्टर को ढूंढने के लिए जाता है। तभी क्रिमिनल्स उस पर अटैक कर देते हैं और ये 90s के क्रिमिनल्स होते हैं। तभी वहां एक पुलिस वाला आता है जो कि उसे बचाता है और वो कोई और नहीं बल्कि वो स्टीफन होता है। अब जुमोन ये देखकर हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि इसका पैर तो इंजर्ड था, तो अचानक ये ठीक कैसे हो गया। तभी वेलराज दूर से हेल्प के लिए चिल्लाता है और जुमोन वहां पर जाता है और क्रिमिनल को शूट करके तुरंत वो उसे बचाता है। जब उस क्रिमिनल का खून निकलता है तो तुरंत वो साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से सभी लोग इरिटेट हो जाते हैं और फिर से अपने कान बंद कर लेते हैं। अब जुमोन को ये समझ में आ जाता है कि जब भी खून गिरता है तभी वो साउंड आता है, इसीलिए जुमोन वापस मारिया के टाइम पे चला जाता है। अब वहां पे मारिया को जॉन चाकू मारता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन मारिया के लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मार डालते हैं। मतलब उसी टाइम पे मारिया और जॉन दोनों मर गए थे। उसके बाद जुमोन अलग अलग जगह टाइम ट्रैवल करने लगता है और फिर उसे कडम्बन नाम का एक आदमी नजर आता है जो कि पेड़ों पे कुछ ड्रॉ कर रहा था। जुमोन उसे देख रहा होता है और कडम्बन भी उसे नोटिस कर लेता है। अब इन लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जुमोन सोचने लगता है कि इन सबका रीजन जरूर वो स्टैचू ही है और यहाँ जो भी ट्राइबल लोग रहते थे दरअसल वो कौवे की पूजा किया करते थे, तो वो दरअसल उस कौवे की मूर्ति को ही अपना भगवान मानते थे। उसी टाइम पर वहां पर जोसेफ नाम का एक पोर्तुगीज आदमी आया था जिन्होंने उन ट्राइबल लोगों के सारे टेम्पल्स तोड़ दिए थे, क्योंकि उसने कहा था कि तुम सिर्फ एक ही भगवान की पूजा करते हो और किसी और की नहीं। उसके बाद वो उनके स्टैचू के बारे में भी पता कर लेता है, इसीलिए वो उसे हटाने के लिए जाता है और वो वहां पर लाशों का ढेर लगा देता है और उन सभी लोगों को मार डालता है। उसके बाद वो स्टैचू को वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही भारी होता है, इसीलिए वो उसे ले जा नहीं पाता। उसके बाद वो सोचता है कि यहाँ से कौवे को जला देते हैं और वो बिल्कुल वैसा ही कर देता है। उसके बाद वो लोगों को मारता है और फिर वो वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस जंगल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि गुस्से में भगवान ने उसे श्राप दे दिया था कि अगर उसके धरती पे खून की एक भी बूंद गिरी तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ जो भी फंस गया है वो सालों से फंसा हुआ है। वो ये भी कहता है कि इन सबको ठीक करने के लिए जोसेफ को फिर से वापस रोकना पड़ेगा ताकि ये कर्ज किसी पे पड़ ही ना सके। जॉन और मरिया 50s में ही मर चुके होते हैं और पुलिस वाले लोग 90s में मर चुके थे। मतलब जो मर चुके हैं वो यहाँ पर घूम रहे हैं। अब ये सारी बातें जुमोन को अच्छी तरह समझ में आ जाती है। उसके बाद जुमोन उस बंदे से पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सारी बात कैसे पता। तो बंदा बताता है कि जोसेफ को इस जगह के बारे में मैंने ही बताया था। अब कडम्बन की ये सारी बातें सुन के वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि कडम्बन भी जोसेफ के टाइम का ही है। तभी जेबी हेल्प करने के लिए चिल्लाता है और जुमोन तुरंत उसकी तरफ जाता है। वो जेबी को देखता है और उसे बचाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी दूसरी साइड से इंस्पेक्टर और जुमोन आते हैं। मतलब एक ही टाइम पे अब दो जुमोन वहां पर आ गए थे। ये देखकर जेबी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, इसीलिए वो पहले जुमोन का हाथ नहीं पकड़ता क्योंकि उसे लगता है कि वो भूत है। और यही वो सीन था जहां पर वो कुछ देखकर डर गया था, यानी कि उसने वहां पर जुमोन को ही
देखा था। उसके बाद वो इंस्पेक्टर का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ कट हो जाता है और खून गिरने लगता है। और खून गिरते ही वहां पर साउंड आता है, जिससे कि जोमोन समझ जाता है कि खून गिरने से ये सब हो रहा है। और वहीं पर स्कूल के बच्चे चल के जा रहे होते हैं और उनमें से एक भाई बहन भी होते हैं। तभी भाई को उस जंगल के अंदर सुंदर सा घोड़ा नजर आता है, तो वो उसके पीछे भागता है और उसकी बहन उसे रोकने की कोशिश करती है। दरअसल जोमोन ने जो पहले वो छोटी लड़की देखी थी वो यही लड़की थी, और ये लड़की जेबी की बहन होती है। अब जेबी के दिमाग में सब फ्लैशबैक चल रहा होता है और एक स्टेज पे वो गड्ढे से बाहर आ जाता है और उसके बाद उसे अपना पास्ट दिखता है। उसकी बहन दरअसल जंगल में खो गई थी, पर तब से ही वो जंगल से काफी ज्यादा डरता था। तभी वो अपनी बहन को देख के उसके पास जाता है, लेकिन उसकी बहन डर जाती है और वहां से भाग जाती है और इसी तरह वो भी जंगल में फंस जाती है। लेकिन सिर्फ जेबी का छोटा वर्जन ही उस वक्त जंगल से बाहर निकल पाया था, इसीलिए उसकी बहन तब से ही लापता हो गई थी। अब प्रेजेंट वाला जेबी अपनी बहन को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी वहां पर हंटर्स आ जाते हैं, जो कि जानवर समझकर उसे शूट करते हैं, लेकिन गोली जेबी को लग जाती है। इसलिए जेबी की डेड बॉडी उसी जंगल में मिली थी। अब एक और पुलिस वाला जिसका नाम मदान होता है, उसे दो लोग अटैक करते हैं और तभी जोमोन वहां पर आकर उसे बचा लेता है। और मदान जो होता है वो भी 90s का ही होता है। उसके बाद जोमोन स्टीफन के पास जाता है और बोलता है कि मैं भी एक पुलिस वाला हूँ और वो यहाँ पर किसी को भी गोली ना मारे, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब स्टीफन ये सुन के उसकी बात नहीं मानता, लेकिन तभी जोमोन बोलता है कि तुम 90s के हो और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और मैं कोई और नहीं बल्कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। अब स्टीफन ये सुन के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जोमोन बोलता है कि तुम्हारी वाइफ डिलीवरी में थी और तुम यहाँ पर तब आ गए थे और तुम्हें तब एक बेटा हुआ था जिसका नाम जोमोन रखा गया था, और वही जोमोन मैं हूँ, यानी कि आप मेरे पिता हुए। जोमोन उससे कहता है कि तुम यहाँ से कभी वापस घर ही नहीं जा पाए, क्योंकि तुम इस लूप में फंस गए और कभी भी वापस नहीं आ पाए। अब स्टीफन सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब जोमोन उसे प्रूफ देने के लिए बोलता है कि तुम वेलराज को अलग जाके ढूंढने के लिए भेजो और वो चिल्लाएगा। वो उसकी बात मान के वैसा ही करता है और वेलराज चिल्लाता है और स्टीफन को तब थोड़ा बिलीव हो जाता है कि वो दरअसल फ्यूचर से आया है। जब वेलराज पे अटैक होता है तो इस बार स्टीफन उसे शूट करने से रोक देता है, क्योंकि वो समझ गया था कि अगर ब्लड नीचे गिरेगा तो लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए वो सबको एक साथ अब जमा कर लेते हैं। अब टीम में लगभग 4-5 लोग होते हैं और सब एक जगह पर मिलते हैं। सब पूछते हैं कि आखिर जोमोन कौन है, लेकिन उसका पिता उसका सच नहीं बताता और सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसी भी हालत में यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जितना भी वो चलते थे बार बार वो स्टैचू के वापस ही आ जाते थे। तभी जोमोन को एक आइडिया आता है कि कडम्बन जो कि ट्रीज पे ड्राइंग बना रहा है शायद वही रास्ता जानता है, तो उसे उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब सब लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और तभी क्रिमिनल्स चुपके से वेलराज को मार देते हैं। जब बाद में वो सभी वेलराज को ढूंढते हैं तो वेलराज उन्हें मरा हुआ मिलता है और स्टीफन ये देखकर काफी इमोशनल हो जाता है, लेकिन जोमोन बोलता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद एक और पुलिस वाले मदान पे अटैक हो जाता है और स्टीफन ये देखकर शूट करने वाला होता है, लेकिन जोमोन उसे रोक देता है और बोलता है कि फाइट करो पर शूट मत करो, क्योंकि अगर खून गिरा तो फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगा। अब सब मिलके फाइट करते हैं और जोमोन भी क्रिमिनल से लड़ता है और बोलता है कि हमने कुछ नहीं किया है इसीलिए हमें जाने दो, लेकिन क्रिमिनल्स नहीं मानते और वो सबको मार देते हैं। अब से 3 लोग बचते हैं, स्टीफन, जोमोन और मदान को तुरंत उल्टी आती है और वो वीक हो जाता है और तभी एक क्रिमिनल स्टीफन के हाथ में चाकू मार देता है। अब मदान गुस्से में गन उठाता है, लेकिन जोमोन उसे रोक देता है और कहता है कि उन्हें शूट नहीं करना है। जैसे कि उस क्रिमिनल को मौका मिल जाता है और वो वहां से भाग जाता है। तभी स्टीफन अपने हाथ से चाकू निकालता है और अचानक से वहां पे खून गिर जाता है और ये देखकर जोमोन टेंशन में आ जाता है और सोचता है कि ये नहीं होना चाहिए था। तभी अचानक जंगल पूरी तरह डार्क हो जाता है और फिर से वही साउंड वहां पर आने लगता है, लेकिन इस बार खून कम गिरता है तो वहां पर कुछ बड़ा नहीं होता। अब जोमोन स्टीफन के हाथ पे बैंडेज बांधता है। अब इन तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि ये सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। जोमोन बोलता है कि बस मुझे फॉलो करो, क्योंकि वो ट्रीज की मार्किंग को फॉलो कर रहा होता है और आखिर में वो रोड तक पहुंच जाते हैं जहां एक कार रुकती है। अब ड्राइवर इससे गुस्सा होता है कि आखिर उसने उसकी कार क्यों रोकी, तो जोमोन कहता है कि वो एक पुलिस वाला है। वो स्टीफन और मदान को कार में बैठाता है और स्टीफन भी उसे उनके साथ आने के लिए बोलता है, लेकिन जोमोन उसे मना कर देता है। जोमोन बोलता है कि आप अगर यहाँ से निकलोगे तो आपका एक बेटा होगा, तो उसे अब अच्छे से पालना और उसे बाप का प्यार देना, क्योंकि बिना बाप के बच्चे कैसे पलते हैं ये मैं जानता हूँ। उसके बाद जोमोन उन सबको भेज देता है और खुद वो स्टैचू के पास वापस आ जाता है। अब वहां जाकर वो खुद को ही मार डालता है और अचानक से वो एक हॉस्पिटल में उठता है और उसे लगता है कि शायद जो भी इंसिडेंट हुए शायद वो एक ड्रीम है।
उसके पास उसका फादर बैठा होता है। मतलब उसने पास्ट में फादर को बचा लिया था और प्रेजेंट में वो जिंदा था। अब इस बार उसकी वाइफ डिलीवरी के लिए आई होती है और उसका बच्चा पैदा हो चुका होता है और वहाँ का फादर खुशी से बोलता है कि उसकी बेटी हुई है, जिससे कि जमून बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसे पता नहीं होता कि अब जो रियलिटी है वो चेंज हो चुकी है। पर पहले वो कांस्टेबल था, लेकिन अब वो एसआई बन गया था और उसे कई सारे लोग रिस्पेक्ट करने लगे थे। वो इंस्पेक्टर से मिलता है जिसका व्हीकल ब्रेक डाउन हो गया था। तभी उसे कॉल आता है कि जेबी कुछ लोगों से फाइट कर रहा है और इस उनके जमून काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि फिर से सब कहीं रिपीट तो नहीं हो रहा। वो वहां जाता है और फिर से एक्सीडेंट होता है और इस बार दरअसल वो एक लड़की को हिट कर देते हैं। वो देखता है कि उस लड़की को पहले से ही चोट लगी होती है और जमून तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाने की सोचता है, लेकिन वो लड़की उसे अजीब तरीके से देखती है, जैसे वो उसे पापा कहने की कोशिश कर रही हो। अब जमून उसका फोन चेक करता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें जमून अपना ही एक बूढ़ा वर्जन देखता है और वो लड़की के साथ वो फोटो में होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि दरअसल वो उसकी बेटी है जो कि बड़ी हो गई है और ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये सच है या नहीं। तभी वो लड़की उसके सामने ही मर जाती है और जमून ये देखकर टूट जाता है और तुरंत अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसकी वाइफ उससे कहती है कि उसकी बेबी बिल्कुल ठीक है। अब जमून ये देखकर समझ जाता है कि उसकी बेटी 20 साल बाद जंगल में आई होगी, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी बेटी को बचाना है। तब उसे जंगल में जोसेफ दिखता है जो कि सबका रीजन है और तभी उसे कडम्बन की बात याद आती है कि जब तक जोसेफ को रोका नहीं जाएगा ये सब ऐसे ही लूप में चलता रहेगा। अब जमून सोचता है कि उस टाइम में और पीछे जाके जोसेफ को आने से रोकना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। इसी सोच के साथ वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहां एंडिंग ऐसी रखी गई है कि पार्ट 2 के लिए सब लोग इंतजार करें। दोस्तों दरअसल इस फिल्म में टाइम लूप का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जहां पर सबसे पहले ये टाइम लूप शुरू हुआ था जब जोसेफ ने मंदिर तोड़ा था और उसके बाद से ही भगवान ने श्राप दे दिया था कि अगर यहाँ पे खून का एक भी कतरा गिरेगा तब यहाँ पे एक लूप स्टार्ट हो जाएगा और ये लोग यहीं पे फंस जाएंगे, जिसकी वजह से जोसेफ वहीं पर फंस गया था और वो लूप में बार बार आता था और उन लोगों को मारता था और उसके बाद वो सेम लूप में फंस गया था। अब रियल लाइफ में जो भी इस जंगल के अंदर आता था और उसका खून का कतरा गिरता था वो भी और उसके साथ ही इस लूप में फंस जाते थे। आपने कई इंसिडेंट देखे होंगे जहाँ पे खून का कतरा गिरने के बाद ही वो टाइम लूप स्टार्ट हुआ, यानी कि ये जगह ही ऐसी कर्स्ड है कि यहाँ पर अगर खून की एक बूंद भी गिरेगी तो वहां पे एक टाइम लूप स्टार्ट हो जाएगा और वो टाइम लूप कई सालों तक चलता रहेगा। अब जमोन ने इसे रोकने का तरीका निकाल लिया है कि सबसे पहले उसे जोसेफ को ही खत्म करना होगा ताकि ये टाइम लूप ही बंद हो सके। अब सेकंड पार्ट में हमें दिखाया जाएगा कि वो इसे कैसे रोकता है या फिर वो उसे रोक पाता भी है या नहीं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।